अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम उर्दू के नेक्स्ट जो 50 एमसीक्यूज हैं ये डिस्कस करेंगे, और आज के मिला के आपके 150 हो जाएंगे। फिर आपका टेस्ट होगा और उसके बाद जो आगे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला एमसीक्यू जो है ना उसमें लिखा हुआ है कि आपने दुरुस्त दुरुस्त जो है ना लफ्ज वो बताना है कि इसमें दुरुस्त इमला कौन सा है। अब यहाँ पर भी मैं आपको लिख के बताती हूँ कि वो ऑप्शन में आपको किस तरह से देगा। ठीक है, अब एक आपके पास ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, और मोस्टली स्टूडेंट इसके ऊपर टिक करके आएंगे। ठीक है, देखिए पढ़ने में और देखने में आपको यही वाला वर्ड ठीक लग रहा होगा, या इस तरह लिखा हुआ होगा या फिर इस तरह लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आपने कहना है कि ये वाला जो इमला लिखा हुआ है ये ठीक है। तो आपने अगर आप उर्दू के हिसाब से देखें ना तो ये वाला भी रॉन्ग है और ये वाला भी रॉन्ग है। चौधरी जो है वो रियल में इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, उर्दू के अंदर चौधरी इस तरह लिखा जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि एक दफा आप अपने सारे जो इमला है ना इस तरह की उसको उसकी प्रैक्टिस कर लें, उनको एक नजर देख लें। ठीक है, बोलने में हम मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन लिखने में अगर हम करेंगे तो फिर हमारे मार्क्स कटेंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है पंजाबी गालिब के नाम से दीवाने गालिब का मंजूम पंजाबी तर्जमा करने वाले शायर का नाम क्या है। उनका नाम है असीर आबिद। उसके बाद नंबर 3 पे है इंदर सबा ड्रामा जो है ये किसने लिखा है। ये ड्रामा लिखा है अमानत लखनवी ने। नंबर 4 पे आता है तशबीब के मैनी क्या है। तशबीब के मैनी है कसीदा। फिर उसके बाद एक शेर आता है नंबर 5 पे कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। ये शेर किसका है, जफर अली खान का है। उसके बाद हमारे पास नंबर 6 आता है साइनेट कितने मिसरों पर मुश्तमिल नज्म होती है। मतलब वो कौन सी नज्म है जो साइनेट होती है और उसमें कितने मिसरे होते हैं। उसमें 14 मिसरे होते हैं, 14। उसके बाद आपने बताना है कि उर्दू का पहला अखबार कौन सा है। ठीक है, उर्दू का पहला अखबार जामे जहां नुमा है। उर्दू का पहला, अब यहाँ पे अमरोज भी देगा। ठीक है, तो अमरोज पे टिक नहीं करनी। अब वो पाकिस्तान का पहला है, वो आपसे पूछ रहा है कि उर्दू का पहला कौन सा है। ठीक है, तो उर्दू का पहला जामे जहां नुमा है। आगे आपने इसकी ईयर भी याद रखने और सिटी भी याद रखने। ठीक है, ये 1822 में कलकत्ता से शाया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मेरी कहानी तेरी कहानी से मुख्तलिफ है। ये शेर है, मेरी कहानी तेरी कहानी से मुख्तलिफ है कि जैसे आंखों का पानी पानी से मुख्तलिफ है। अब इसमें उसने ये पूछा हुआ था कि कहानी और पानी ये दोनों क्या है। ठीक है, तो वो वाले वर्ड जो जब जिनको हम पढ़ते हैं और उनका साउंड एक जैसा होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हम काफी अल्फाज। ये भी मैंने पंजाबी में डिटेल में पढ़ाया हुआ है और ग्रामर के लेक्चर्स में भी पढ़ाया होगा। ठीक है, कहानी और पानी, अब आप इसको पढ़ें तो ये साउंड एक जैसा दे रहे हैं। वो अल्फाज जिनका साउंड एक जैसा होता है उसको हम काफी अल्फाज कहते हैं। उसके बाद नंबर 9 पे आ जाए। उर्दू पर सबसे ज्यादा असरात किस जुबान के हैं। जो उर्दू जुबान है उसके ऊपर सबसे ज्यादा किस जुबान के असरात हैं। उसके ऊपर फारसी जुबान के असरात हैं। नंबर 10 पे आता है केटू कहानी मुंह वल खाने काबे शरीफ और सफर शुमाल के। ये तीनों जो हैं ये सफरनामे हैं। ये सफरनामे किसने लिखे हैं। आपने सबके नाम भी याद रखने हैं, आपसे पेपर में एक भी पूछ सकता है। आपसे सिंपल पूछ ले केटू कहानी सफरनामा किसने लिखा है। ठीक है, या पूछ ले मुंह वल काबे शरीफ ये किसने लिखा है। सफरे शुमाल जो है ये किसने लिखा है। तो आपने ये याद रखना है, तीनों को अलग अलग से देखना है। मुस्तंसर हुसैन तारिड़ जो है इन्होंने ये लिखे हैं। उसके बाद है नावल किस जुबान का लफ्ज है। नावल अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है। फिर हमारे पास आता है हाइको को मुतारिफ किसने करवाया। हाइको को किसने मुतारिफ करवाया। डॉक्टर मोहम्मद अमीन ने मुतारिफ करवाया। उसके बाद आता है तानीसी सदब, अदब जो होता है, सॉरी तानीसी अदब। ठीक है, उससे क्या मुराद है। तानीस, तानीस हम कहते हैं औरत को। ठीक है, ये भी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि तानीस मोस्टली जो शायर होते हैं ना वो तानीस का वर्ड भी यूज करते हैं अपनी शायरी के अंदर। पंजाबी शायरों ने बहुत ज्यादा किया है, वो खुद को औरत के साथ तशबीह दे के बात करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि उन्होंने तानीस का सीगा यूज किया है। ठीक है, तो तानीस का मतलब होता है औरत। तो तानीसी अदब से होगा कि खवातीन से मुतल्लिक अदब। ठीक है, औरतों से मुतल्लिक अदब। उसके बाद है याद अल्लाह होना। याद अल्लाह का मतलब है कि जान पहचान होना। ठीक है, आपकी मतलब किसी के साथ जान पहचान है तो उसको हम मुहावरे के अकॉर्डिंग कहेंगे याद अल्लाह होना, कि मेरी इससे याद अल्लाह है, मेरी इससे जान पहचान है। नंबर 15 पे आता है गालिब को हैवाने जरीफ का लकब किसने दिया था। गालिब को हैवाने जरीफ का लकब मौलाना हाली ने दिया था। उसके बाद नंबर 16 पे है टमक टोइयां मारने का क्या मतलब है। टमक टोइयां मारने से मुराद है अंदाजे से काम लेना। ठीक है, मतलब अब इसमें एक वो आ जाएगा शोखियां मारना, तो आपने शोखियों पे टिक नहीं करना, आपने देखना है कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होगा। तो टमक टोइयां का मतलब ये है कि हमें पता नहीं है कि हमने रेल में काम करना है, कि हम अपने पास से गेस लगा के कोई काम कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं टमक टोइयां मारना।
उसके बाद दुरुस्त जुमले हैं, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, कलीद उर्दू की बुक में दिए हुए भी हैं, और मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई हुई है, तो वो आपने ले लेनी है ताकि आपकी ये मिस्टेक्स ठीक हो जाएं कि जो सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर कुछ गलतियां होती हैं, कुछ रोजमर्रा की गलतियां होती हैं, कुछ इमला की गलतियां होती हैं, ठीक है, कुछ हरूफ अत्फ की गलतियां होती हैं, तो उनको हमने किस तरह से ठीक करना होता है वो आप लेक्चर लेंगे, देन आपको इन चीजों की समझ आएगी। नंबर 18 हमारे पास है ईवान बाला, जो है इसको क्या कहते हैं? ईवान बाला जो है वो सेनेट होती है, जैसे हमारी सेनेट है, ठीक है। अब हमारी सेनेट है और एक दूसरा हमारी जो है नेशनल असेंबली है, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपसे ये पूछेगा ईवान बाला क्या है। ईवान बाला सेनेट है, यानी अपर हाउस जो है। 19 जो है इसमें लिखा हुआ है नाखून से गोश्त अलहदा होना। अब जो नाखून है उससे गोश्त अलहदा नहीं होता, ठीक है, इसका आपने मतलब बताना है। अब हमारे नेल है, ठीक है, अगर आप इसको अलग करना चाहो तो आपको कितनी तकलीफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने यही लिखना है कि जो गहरे तल्लुकात होते हैं वो जल्दी खत्म नहीं होते। जिस तरह नेल हमारी फिंगर से अलग नहीं हो सकता, इसी तरह से गहरे तल्लुकात भी जल्दी खत्म नहीं हो सकते। उसके बाद है ऐसी वाव जो लिखने में आए मगर पढ़ने में ना आए, ठीक है, मतलब पढ़ने में वो साकिन हो, उसको हम पढ़े नहीं, तो उसको उस वाव को हम क्या कहते हैं? उस वाव को हम कहते हैं वाव माजूला। उसके बाद है खुदाए सुखन किसे कहते हैं? खुदाए सुखन जो है ये किसका लकब है, किसका टाइटल है? ये मीर तकी मीर का टाइटल है। फिरदौसी किस जुबान के शायर थे? बड़े फेमस शायर हैं ये। इनके उन्होंने पूछा है कि ये किस जुबान के शायर हैं, ठीक है, तो ये फारसी जुबान के शायर हैं। उसके बाद हमारे पास 23 में आता है रात रंगीन होती जाती है, बात संगीन होती जाती है। इसके अंदर आपने बताना है कि रदीफ क्या है। ये एक शेर है, रात रंगीन होती जाती है, बात संगीन होती जाती है, इसमें बताएं रदीफ क्या है। रदीफ इसमें है होती जाती है, ठीक है। अब ये जितना भी आप इस पूरी कदर को पढ़ेंगे हर लाइन में होती जाती है रिपीट होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं रदीफ। उसके बाद 24 के है ढोल के अंदर बोल, ठीक है, ढोल के अंदर बोल। अब वो कह रहा है कि हकीकत में कुछ नहीं महज दिखावा, मतलब दिखाने में कह रहा है कि भाई मैं बड़ा कुछ हूँ लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं है। आजकल अगर आप देखें तो मोस्टली आपको लोग इस तरह के नजर आएंगे कि आपको जो चीज वो दिखा रहे होंगे वो उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो यहाँ पर वो इसी चीज की बात करें, मतलब सिर्फ दिखावे की बात करें, रियलिटी से उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद 25 के ऊपर आ जाए। 25 में कहता है कसीदा किस जुबान का लफ्ज है? ठीक है, कसीदा अरबी जुबान का लफ्ज है। 26 में आता है अकल का अंधा गांठ का पूरा, ठीक है, मतलब अकल का अंधा है लेकिन गांठ जो है उसका वो पूरा है, तो इसका मतलब है कि बेवकूफ मालदार, ठीक है। अब वो यहाँ पे बेवकूफ आदमी भी देगा, ये नहीं करना। देखें वो कह रहा है कि अकल का अंधा, कि अकल उसके पास नहीं है लेकिन गांठ का पूरा है, ठीक है, मतलब बेवकूफ है लेकिन मालदार भी है, तो बेवकूफ मालदार होगा। यहाँ पे ये वर्ड आप मोस्टली यूज भी करते होंगे अपने, आपने देखा होगा कि हमें लगता है कि भाई ये बंदा ना इसको किसी से बात करनी आती है ना इसको किसी में उठना बैठना आता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे कितनी दौलत से नवाजा हुआ है, ठीक है। तो हम वो कहते हैं यार जो बंदे देखने में कुछ नहीं है, जिनके पास दिमाग ही नहीं है, अल्लाह ताला उनको नवाजते हैं। ये मतलब हम मोस्टली यूज करते हैं बोलने में ना, जब हम किसी ऐसे बंदे को देखते हैं जो चबलियां मारता है हमारे सामने, तो उसके लिए ये वाली जरबुल मिस्ल यूज होती है कि अकल का अंधा गांठ का पूरा। उसके बाद हमारे पास आता है आद का मुतरादिफ क्या है। अब ये मैंने आपको कल भी बताया था, मुतरादिफ जो होता है इसको हम सेनोनिम कहते हैं, और जो मुतजाद होता है उसको हम एंटोनिम कहते हैं, ठीक है, सेनोनिम एंटोनिम। अब यहाँ पर वो मुतरादिफ पूछ रहा है, इट्स मीन के वो आपसे आद का सेनोनिम पूछ रहा है, ठीक है। आद का सेनोनिम होगा शर्म। उसके बाद है मीठी छुरी। मीठी छुरी ड्रामा किसका है? आगा हाशिर का है, ठीक है, मीठी छुरी किसका ड्रामा है? आगा हाशिर का है। उसके बाद है 29 पे शाहनामा इस्लाम किसने लिखा? शाहनामा इस्लाम हफीज चिलंदरी ने लिखा है। फिर आता है अंधेरी, अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, इसका मतलब क्या है? ठीक है, अब वो कह रहा है कि अंधेर नगरी मचाई हुई है और उसमें चौपट राजा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आप अपनी पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को ले लें कि बेइंसाफी का दौर दौर है। पाकिस्तान में भी हर तरफ अंधेर नगरी मची हुई है और हमारे जो राज्य हैं वो बैठे हैं सुकून से, ठीक है, ऐशिया में आ रहे हैं। मतलब कि नीचे अवाम के साथ क्या हो रहा है? बेइंसाफी हो रही है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा अगर आ जाए तो अंधेर नगरी से आपने याद रखना है, अंधेर नगरी मतलब बेइंसाफी। उसके बाद है रुबाई के कौन से मिसरे हम काफिया होते हैं? ठीक है, रुबाई के कौन से मिसरे हम काफिया होते हैं? अब इसमें ना ऑप्शन में आपको देगा पहला, दूसरा, तीसरा, और फिर चौथे में लिख देगा ये तमाम, ठीक है। तो आपने देखना है अब इसका पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा नहीं होता, पहला, दूसरा और चौथा। रुबाई के जो तीन होते हैं ना मिसरे, एक पहला होता है, एक दूसरा होता है और एक चौथा होता है, ये हम काफिया होते हैं। मैंने पीछे बताया है, हम काफिया वो होते हैं जिनके साउंड जो होता है वो एक जैसा आ रहा होता है, ठीक है। बोल जब हम बोलते हैं तो उनकी जो आवाज होती है वो एक जैसी निकलती है, उसको हम काफिया कहते हैं,
ठीक है। तो वो आपको इस तरह से भी कह सकता है कि ए में लिख देगा पहला, बी में लिख देगा दूसरा, सी में लिख देगा चौथा, और फिर डी में लिखेगा ये तमाम। तो आपने ये तमाम पे टिक करनी होगी। जरूरी नहीं इस तरह से आए, अलग भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, पहला दूसरा, दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, या इनमें से कोई नहीं। फिर आपने पहला दूसरा चौथे पे टिक करनी है। उसके बाद 32 पे आ जाए। 32 जो है इसके अंदर लिखा हुआ है, लफ्ज जाए किस जुबान से उर्दू में आया है? जाए, ठीक है, जाना, जाए, ये किस लैंग्वेज से हमारी उर्दू के अंदर आया है? ये आया है चीनी जुबान से, चाइना की जो लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद है गजल के मैनी क्या है? गजल के मैनी है औरतों से बातें करना। इजी है, ये आपने पढ़ा है 9th 10th में भी। अच्छा, उसके बाद 34 के ऊपर आ जाए। 34 पे फिर एक शेर है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख कर घर याद आया। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख कर घर याद आया। अब इसमें वो कह रहा है कि कौन सी सिफ्त यूज हुई हुई है, ठीक है, इसमें कौन सी सिफ्त यूज हुई है, कौन सी सनत यूज हुई है? इसमें सनत इल्हाम यूज हुई है। क्या यूज हुई है? इल्हाम, मतलब वहम होना, ठीक है, किसी चीज का वहम होना, वहम में पड़ जाना, इस तरह की चीज। अब किस किस तरह से? देखिए शेर में वो कह रहा है कि कोई वीरानी सी वीरानी है, ठीक है। अब वो कह रहा है दश्त को देख के, मैंने दश्त को देखा, जंगल को देखा, और मुझे मेरा घर याद आ रहा है। मतलब उसको वहम हो रहा है, जंगल को देख के उसे क्या हो रहा है? उसे आपका उसका घर याद आ रहा है। तो वहम को हम कहते हैं इल्हाम, ठीक है। आपने वो चीजें सुनी भी होंगी, एक बात वो आपने सुनी होगी बहुत ज्यादा, आ, ये शायर वगैरह जो है ये कहते हैं मोहब्बत में इल्हाम होते हैं, ठीक है। और जिसको इल्हाम हो जाए फिर वो उसे पता चल जाता है कि अब जिससे वो मोहब्बत कर रहा है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। मतलब मोहब्बत के में इल्हाम हुआ करते हैं, और इल्हाम सच होते हैं, अकॉर्डिंग टू शायर, मैं नहीं कह रही, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अब उसने कहा कि मैंने जंगल को देखा, मुझे घर याद आया, मतलब उसको इल्हाम हो रहा है यार, उसको कुछ याद आ रहा है, ठीक है, वहम हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे सनत यूज हुई है, सनत इल्हाम। उसके बाद 35 के ऊपर आ जाए कि पहले नावल निगार कौन है? सबसे पहला नावल किसने लिखा? मौलवी नजीर अहमद ने लिखा। फिर उसके बाद आता है मीर तकी मीर की आप बीती जो है वो किसने लिखी है? वो जिक्र मीर ने लिखी है। उसके बाद है अल्लामा इकबाल की पहली तनसीफ का क्या नाम है? अल्लामा इकबाल की पहली तनसीफ का नाम इल्मुल इक्तिसाद है। फिर 38 पे आता है, दो या दो से ज्यादा हरूफ को मिलाएं तो क्या बनता है? ये तो बड़ा सिंपल सी चीज है, आप जब भी ग्रामर को उठाते हैं सबसे पहले डेफिनेशन यही है ग्रामर के अंदर। आप जब भी ग्रामर को पढ़ने बैठोगे ना, सबसे पहले आप जो डेफिनेशन देखोगे वो यही होगी कि दो या दो से ज्यादा हरूफ को आपस में मिलाएं तो हमारे पास लफ्ज बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 39 आती है, एक मोहब्बत सौ अफसाने। ये किसने लिखी है? इशफाक अहमद ने लिखी है। अब ये आपको ने ना नाम से याद रखना, अगर आपने कभी इशफाक अहमद और बानो कुदसिया को पढ़ा है ना, ये रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज्यादा बात करते हैं, मोहब्बत के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, आपने इनकी कोटेशंस वगैरह पढ़ी होंगी। तो इशफाक अहमद भी मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के ऊपर, या वैसे मोहब्बत के ऊपर, इश्क के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा एडवाइजेस की हैं, बहुत ज्यादा बातें की हैं। तो अब यहाँ पर भी वही कह रहा है कि एक मोहब्बत सौ अफसाने, एक मोहब्बत है उसके सौ अफसाने हैं, ठीक है। तो मतलब ये अब बात किसने की होगी? इशफाक अहमद ने। उसके बाद आपने करना है इशफाक अहमद, क्योंकि ये अभी आप समझ लें नए नए शायर थे, ठीक है, जिनकी अभी डेथ हुई है कुछ साल पहले, तो हम इनकी जो है ना डेट ऑफ बर्थ भी करेंगे, और जिस दिन इनकी वफात हुई हम वो भी करेंगे, ठीक है। तो इशफाक अहमद जो है वो पैदा हुए हैं 1925 के अंदर, और इनकी डेथ हुई है 2004 के अंदर। तो ये आपने दोनों याद रखने हैं। उसके बाद 42 पे हमारे पास शेर है, शाम ही से बुझा सा रहता है, शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल है गोया चराग मुफलिस का। अब वो कह रहे हैं इस शेर के अंदर क्या इस्तेमाल हुआ है? इस्तारा यूज हुआ है या तशबीह यूज हुई है, ठीक है। आ, अच्छा, अब देखिए आपने शेर को समझना है। वो कह रहा है शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल है गोया चिराग मुफलिस का। उसने किसी भी चीज के साथ रिलेट नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि मेरा दिल जो है वो चिराग के जैसा है, चिराग मुफलिस के जैसा। अगर वो कहता ना यहाँ पे शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल है गोया चिराग जैसे मुफलिस का, चिराग जैसे मुफलिस का। अब जब उसने अंदर जैसे वर्ड लगा दिया, इसका मतलब कि वो अपने अपनी जो शाम है या जो अपना दिल है उसको चिराग के साथ कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इसके साथ मेरा दिल मिलता जुलता है, क्योंकि उसने अंदर वर्ड जैसा लगा दिया, ठीक है। तो जैसा होता तो हम कहते हैं ये तशबीह है, उसे तशबीह दी ही नहीं है। वो क्या कह रहा है कि दिल है गोया चिराग मुफलिस का, उसने अपने पूरे दिल को ही चिराग मुफलिस कह दिया। उसने उसके साथ रिलेट नहीं किया, उसने पूरा का पूरा वो वर्ड जो था अपने दिल का ही कह दिया। उसने कहा मेरा दिल ही यही है, चिराग मुफलिस है। तो वो चीज जो हम उधार ले लेते हैं किसी चीज के साथ, हम उसको रिलेट नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे कि ये इसकी तरह है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मारिया अली के जैसी है, ठीक है, मैंने कहा मारिया अली के जैसी है, जब मैंने अंदर वर्ड जैसी लगा दिया मतलब मैं तशबीह यूज कर रही हूँ,
ठीक है। फिर अगर मैं कहती हूँ नहीं मारिया पूरी की पूरी अली है, मारिया पूरी, मैंने अब क्या किया है, मैंने मारिया को उठाया और अली बना दिया है। ठीक है, मतलब मैंने अली को मारिया बना दिया, मारिया को अली बना दिया। तो वो क्या हुआ है कि मैंने उधार ले लिया किसी से, किसी चीज को पूरा का पूरा हू बहू वैसा ही कह देना, उसको हम इस्तारा कहते हैं। ये आपने याद रखना है, ये मोस्टली पूछता है और एमपीटी में काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, तशबीह वो होती है जिसके अंदर हम किसी चीज के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, उसमें वर्ड लगता है जैसा, की, सी, वैसे, और यही वर्ड आपने अंदर से उठाना होता है, आपने बताना होता है कि ये जो अंदर मारिया अली के जैसी है, जैसा तशबीह है। ठीक है, लेकिन मैंने कह दिया कि मारिया अली है, मारिया पूरी की पूरी अली है, ठीक है, कि मारिया अली ही है, मैंने कह दिया है, तो इसका मतलब मैंने उसको तशबीह नहीं दी, मैं कह रही हूँ कि वो है ही वही। ठीक है, तो मैंने उसको इस्तारा कहना है। अब इस शेर को भी आपने समझना है, इसके अंदर भी पहली लाइन को छोड़ें, दूसरी को समझें। दूसरी में कह रहा है दिल है गोया, अब चिराग है मुफलिस का। अब वो यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि दिल मेरा चिराग के जैसा है, वो कह रहा है दिल है ही चिराग। ठीक है, मतलब उसने पूरा का पूरा चिराग उठा के अपने दिल के अंदर रख दिया, उसने कहा मेरा दिल नहीं है, ये चिराग के मुफलिस है, उससे रिलेट नहीं किया। तो इसको हम बोलेंगे कि ये इस्तारा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। उसके बाद 43 पे आ जाए। 43 में है, वो सितारा थी कि शबनम थी कि फूल, एक सूरत थी अजीब याद नहीं। ठीक है, अब देखें इसके अंदर भी वो आपको आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस शेर में बताएं तशबीह यूज हुई है या इस्तारा यूज हुआ है। ठीक है, अब ये वाला शेर मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप, अगर आपको ऊपर वाले शेर की समझ आई है तो आपको इसकी भी समझ आ गई होगी कि इसमें मैंने आंसर तो साथ लिखा हुआ है ना कि इसमें इस्तारा यूज हुआ है। तो आपने मुझे बताना है कि किस तरह से इसके अंदर इस्तारा जो है ना वो किस तरह से यूज हुआ है, मैंने क्यों इसका आंसर इस्तारा लिखा है। ठीक है, अगर आपको ऊपर वाले शेर की समझ आई है तो फिर आपको इसकी भी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है 44। 44 के अंदर आता है उर्दू की पहली शायरा कौन है। ठीक है, शायरा मतलब फीमेल शायरा, माहे लका चंदर बाई। ठीक है, माहे लका चंदा बाई, आप सिर्फ चंदा बाई याद रख लीजिएगा, माहे लका का आपको फिर पता चल जाएगा। ठीक है, उर्दू की पहली शायरा चंदा बाई। उसके बाद 45 पे है, उर्दू को सरकारी जुबान का दर्जा कब मिला, ये आपने पाकिस्तान अफेयर में भी पढ़ा होगा, 1832 के अंदर मिला। फिर आता है 46 के ऊपर, साबित कदम को सब जगह था। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जो साबित कदम होता है ना उसको हर जगह पे जगह मिल जाती है। ठीक है, साबित कदम मतलब जो अपने फैसले पे कायम रहता है, जो लग के काम करता है, जो मुस्तकिल मिजाज होता है। अब आपने इसका मतलब बताना है, इसका मतलब यह है कि मुस्तकिल मिजाज आदमी हर जगह कामयाब होता है, कि जो मुस्तकिल मिजाज बंदा होता है ना उसे हर जगह कामयाबी मिलती है। उसके बाद 47 पे है, तुर्की तमाम होना। तुर्की तमाम होना का मतलब है बहादुरी खत्म हो जाना। फिर उसके बाद एक ये सेंटेंस था, इसमें उसने एक चीज मिस की हुई थी। ठीक है, तो हमने वो बतानी है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आते हैं। 48 पे कह रहा है कि डैश सेहत के लिए मुफीद है। अब सेहत के लिए मुफीद है मुरब्बा, चारों ऑप्शन में मुरब्बा ही देगा। ठीक है, फिर बात वही आ जाती है इमला वाली, कि वो इमला में गलती करेगा, तो आपने सही पहचान करनी है कि मुरब्बा को हम लिखते किस तरह से। तो ये देखे सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने इस पे थोड़ा रखना है। इसको मैं बार बार कह रही हूँ, अपने इमला जो है एक दफा इनको इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद 49 पे है, दिल बिलियों उछलना। दिल बिलियों उछलना का क्या मतलब है, दिल बिलियों उछलना मतलब बिल्लियां जैसे उछलती हैं। तो वो कह रहा है कि मेरा दिल भी बिल्लियों की तरह उछल रहा है, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, बहुत खुश होना। उसके बाद है खस कम डैश पाक, ये आपके जो है जरबुल मिस्ल हैं, आपको पढ़ाए भी थे कलीदी उर्दू के अंदर, आपको बताया था कि आपने वहां से करने हैं। तो इसमें उसने एक अंदर से वर्ड छोड़ देता है, वो वर्ड हमने बताना होता है। अब जहाँ पे है खस कम जहाँ पाक होगा। ठीक है, खस कम जहाँ पाक, ये हमारे आज के 50 एमसीक्यूज थे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक चीज जो है ना क्लियरली समझा पाऊँ। अगर आप समझ के पढ़ेंगे ना चीजों को तो आपको फिर चीजों को क्रैम नहीं करना पड़ेगा। देखिए, क्रैम करने के लिए आपके पास शायर हैं, अपने शायरों के नाम याद करने हैं, ये नावल किसने लिखा है, ये अफसाना किसने लिखा है, ये ड्रामा किसने लिखा है, आपने इन सबको क्रैम करना है। तो मैं इसी वजह से आपको बार बार कहती हूँ कि जो ग्रामर है ना उसको आप समझ लें, उसके आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपने। अगर वो चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं, एक तो आपको यही चीज आपको इंग्लिश में भी फायदा देगी। आपने अगर ग्रामर के मेरे लेक्चर लिए तो मैंने वहां पे ना हर चीज को इंग्लिश के साथ रिलेट करके पढ़ाया है। ठीक है, तो आप मैं अभी भी आपसे यही कहूंगी कि ये लेक्चर लेने से पहले, क्योंकि इसमें काफी ग्रामर के क्वेश्चंस भी हैं, और जिन लोगों ने एमपीटी देनी है सीएसएस के लिए वो तो ये ड्रामे नावल ज्यादा पूछते ही नहीं है, वो ग्रामर में से क्वेश्चन देते हैं। तो उनके लिए बेहतर है कि वो एक दफा ग्रामर की जो सीरीज है, 5 लेक्चर हैं, जस्ट छोटे छोटे हैं, इतने बड़े नहीं है। ठीक है, एक दफा वो देख लें अच्छे से, फिर उसके बाद आप ये वाले लेक्चर लें। मजीद आपको किसी भी चीज की समझ नहीं है मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।